तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन टाई एकेडमी के लिए वहां पर एक ट्रायल देता है और उस ट्रायल में वो बहुत ही आसानी से पास होता जा रहा था। पहले टेस्ट को तो उसने पलक झपकते ही पास कर लिया था, मगर दूसरे टेस्ट में उसे एक चाल समझ में आ गई थी। वो जानता था कि उन एंसेस्टर्स को हराना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए उसने बाकी के अपोनेंट्स को ही हरा दिया ताकि उसके साथ कंपटीशन में कोई हो ही ना। इसी तरह जब उसका थर्ड ट्रायल लिया जाता है तो उसके सामने एक सोर्ड मास्टर होता है जो कि उससे कहता है कि तुम 3 अटैक कर सकते हो, अगर 3 अटैक में तुम मुझे ना हरा पाए तो फिर तुम आउट हो जाओगे। मगर जब मोशन अपनी सोर्स चुनता है तो सब लोग उस पर हंसने लगते हैं, मगर जब वो लोग मोशन के अटैक देखते हैं तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो अपनी सोर्स को एक जगह ऐसे कंबाइन करता है कि वो सोर्ड मास्टर उसके अटैक को रोक ही नहीं पाता और मोशन उन्हीं सोर्ड्स के साथ उसे घसीटते हुए उस बिल्डिंग से बाहर ले आता है और सीधा दूसरी वाली बिल्डिंग के अंदर घुसा देता है जहां पे मास्टर यान कांग मौजूद था और वहां पर उसकी आर्मी भी खड़ी हुई थी। इतने में फिर वहां पर वो हाई प्रीस्ट उसके सामने आ जाता है और कहता है कि ये तो मास्टर लिंगयून है। वो उससे कहता है कि मास्टर लिंगयून प्लीज खड़े हो जाएं, मगर मास्टर लिंगयून खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना, मैं जानता हूं कि आपको डिस्टर्ब करना बहुत ही बड़ा जुर्म है। मगर वहां पर वो हाई प्रीस्ट मास्टर के पास जाता है और कहता है कि लगता है मास्टर लिंगयून ने अपने अपोनेंट को अंडरस्टिमेट कर दिया है, जिसकी वजह से उसे मार पड़ी है। लगता है कि शायद वो जिस भी बंदे के साथ मुकाबला कर रहे हैं वो वाकई में काफी ताकतवर होगा, क्योंकि उस बंदे ने 72 सोर्ड्स को एक ही पॉइंट पे यूज किया है और सारी की सारी सोर्ड्स बिल्कुल एक ही परफेक्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही थी। यही वजह है कि मास्टर लिंगयून इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। मगर मास्टर लिंगयून फिर से मास्टर यान कांग के आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस इस मर्तबा मिस्टेक हुई है, अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मगर वो यान कांग मास्टर अपना हाथ ऊपर उठाता है तो उसकी बेटी थोड़ा सा डर जाती है। उसे लगा कि शायद वो उसे मौत की सजा सुनाएगा और हाई प्रीस्ट भी समझ जाता है कि शायद अब कुछ बड़ा होने वाला है। मगर मास्टर यान कांग हाथ उठाता है और हाथ नीचे झटकते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और हाई प्रीस्ट से कहता है कि तुमने डिसाइपल को बिल्कुल एक अलग ही एंगल से देखा है, शायद तुम्हें उस डिसाइपल के अंदर कोई कैपेबिलिटी नजर आ रही है। मैं वाकई में उस बंदे से मिलना चाहूंगा जिसने लिंगयून का यह हाल किया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किन फैमिली का वो प्रिंस मोशन को देख रहा होता है और वो कहता है कि इस लड़के ने मास्टर लिंगयून को अपनी एक ही सोर्ड के साथ चैलेंज किया है और अपनी सारी सोर्ड के साथ उसे एक ही मूव में हरा दिया है। ये प्रिंस तो सच में बहुत ही कमाल का होगा। और वहां पर मास्टर लिंगयून आता है और कहता है कि एग्जाम सस्पेंड हो चुका है और इस वक्त मास्टर यान कांग बहुत गुस्से में है, किन मोशन से मिलना चाहते हैं। उसने मास्टर यान कांग को डिस्टर्ब कर दिया है, लगता है कि शायद वो इसे पनिश करना चाहते हैं और उससे पहले शायद वो उससे बहुत सारे सवाल करेंगे, इसलिए फौरन से टाइशू पैलेस में आ जाओ। मगर यहाँ पर सी युनशियांग वो काफी ज्यादा खुश होती है, शायद उसे मालूम था कि वहाँ पर क्या होगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब उसे टाइशू पैलेस लाया जाता है तो मोशन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उन लोगों को देखते हुए मोशन कहता है कि ये सारे के सारे सिविल और मिलिट्री मिनिस्टर्स हैं। उनके साथ वहाँ पर वो युनशियांग भी होता है और साथ में वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर वो हाई प्रीस्ट दिखाई देता है, जिसे देखते ही मोशन पहचान जाता है कि ये तो डिमोनिक कल्ट सेक्ट का एंसेस्टर है। साथ में वो वहां पर लिंग यू शुई को भी पहचान जाता है कि ये अपने इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही है। और बीच में जो ये शख्स खड़ा हुआ है ये है यहाँ का करंट एम्परर यान कांग, जिसे यान फेंग डी भी कहा जाता है। उसे वहां पर किन फायू दिखाई देता है और साथ में मास्टर लिन वन भी उसे काफी गुस्से से घूर रहा था, जिस पर मोशन कहता है कि लगता है शायद ये बंदा अभी भी मुझसे ये सोड वापस लेना चाहता है। मगर फिर जब वो सामने जाकर खड़ा होता है तो मास्टर यान कांग उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो, लगता है शायद तुमने किसी सेक्ट से काफी अच्छी ट्रेनिंग ली है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। तो फिर वहां पे मौजूद एक रजिस्ट्रार उससे कहता है कि मास्टर किन मोशन के पास एक लीजू सेक्ट का टोकन मौजूद था, इसीलिए उसे यहाँ पर एंट्री दी गई है। मगर एल्डर ली लुआन बीच में आ जाता है और वो कहता है कि मास्टर मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन है। इतने में फिर मोशन खुद ही बताता है और कहता है कि मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ, मैं असल में डाशू से बिलोंग करता हूँ। ये बात सुनकर वो सारे ही लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं, किसी को यकीन नहीं आता कि डाशू का कोई बंदा यहाँ पर आएगा। ये सुनते ही वो सारे के सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ तक कि किन फायू कहता है
है कि मास्टर ये बंदा न सिर्फ डाशू से आया है बल्कि ये टियानमो सेक्ट का बहुत ही करीबी बंदा है। यही वो बंदा है जो कि टियानमो कल्ट सेक्ट के मास्टर के साथ मिलकर यान कांग आर्मी को रोकना चाहता था ताकि वो लोग शैनलोंग सिटी तक ना पहुंच पाए। मगर मैं ये नहीं जानता कि ये लड़का जो कि टियानमो सेक्ट और डाशू से बिलोंग करता है ये यहाँ पर क्यों आया है। क्या ये दुनिया से छुपता फिर रहा है या फिर यहाँ पे ये कोई जासूसी करने के लिए आया है। और एल्डर ली नुआन भी कहता है कि प्लीज हमारी बात को समझिए, इस लड़के को यहीं पे ही कत्ल करवा दीजिए। ये बात सुनकर तो किन फायू अपनी सोड निकालकर उसे मारने के लिए भी तैयार हो गया था। मगर मास्टर यान कांग वो उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि मेरे किंगडम के सारे लोग प्लीज 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ। ये लड़का मुझे किसी तरह भी कोई जासूस नहीं लग रहा। इसने बिल्कुल सच्चाई के साथ बताया है कि ये डाशू से बिलोंग करता है। अगर इसके कोई गलत इरादे होते तो शायद ये अपनी रियल आइडेंटिटी हमें नहीं बताता। और वैसे भी कोई भी शख्स किसी भी कंट्री से आया हो वो मेरे यान कांग किंगडम में जब आता है तो वो मेरे शहर का हिस्सा बन जाता है। वैसे भी यान कांग किंगडम में तो बहुत सारे इलाइट फैमिलीज रह रही हैं जो कि अलग अलग किंगडम से बिलोंग करती हैं और उनके अलग अलग सेक्ट्स हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि ज्यादातर डीमन सेक्ट से बिलोंग करते हैं। वो मोशन से कहता है कि क्या तुम्हारा भी ताल्लुक किसी डीमन सेक्ट से है। तो मोशन वहाँ पे अपने उस एंसेस्टर की तरफ देखता है जो कि उसे कुछ इशारा करता है, जिसके बाद मोशन कहता है कि हाँ मैं टियानमो कल्ट सेक्ट से आया हूँ। ये बात सी युनशियान को शायद अच्छी नहीं लगती मगर मास्टर यान कांग कहता है कि टियानमो कल्ट सेक्ट वो हमेशा से अपने मैजिक के जरिए लोगों को धोखा देता आया है, मगर आज उस सेक्ट का एक डिसाइपल हमारे एकेडमी में पढ़ने के लिए आया है। ये सच में काफी अच्छी बात है क्योंकि टियानमो कल्ट सेक्ट वो भी ऐसा सेक्ट है जो कि मेरे अंडर में आता है। वो जनरल किन से कहता है कि ये सारे लोग तो मेरे अपने ही है, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने ही लोगों को मारूं? अगर ऐसा ही होगा तो फिर मैं इस किंगडम में कैसे राज करूंगा और मेरा ये हेवनली डीमन सेक्ट कैसे ग्रो कर पाएगा। मगर जनरल किन कहता है कि मास्टर हमारी फैमिली 8 रैंकिंग की टॉप फैमिलीज में से एक है और यहाँ पर जितने भी प्रिंस हैं वो सारे के सारे टॉप फैमिलीज में से बिलोंग करते हैं, मगर ये लड़का किसी हाई फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ना ही इसका बैकग्राउंड किसी को मालूम है। मगर दूसरी तरफ मास्टर यान कांग कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का ताल्लुक किसी बड़ी फैमिली से है या कोई छोटी फैमिली से आया है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एलाइट फैमिलीज को अपने पास जगह दूंगा और किसी आम इंसान को नहीं दूंगा। मेरे लैंड में जो भी आएगा वो शख्स चाहे कोई भी हो, अमीर हो या गरीब, वो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि बाकी लोग हैं। आखिर तुम लोगों ने ये खुशफहमी कब से अपने अंदर पाल ली कि यहाँ पर सिर्फ अमीर लोगों की जगह है और गरीबों को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जाएगा। मास्टर यान कांग की बातें सुनने के बाद यहाँ पर मोशन उससे काफी इंप्रेस होता है, मगर दूसरी तरफ एल्डर ली नुआन को अभी भी कीड़ा काट रहा होता है कि कुछ हरकत करो। मगर यहाँ पर किन फायू वो जान गया था कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो पीछे हट जाता है और वो रजिस्ट्रार भी अब थोड़ी सांस लेता है। मगर अचानक से फिर वहाँ पर एक और बंदे को कीड़ा काटता है और वो कहता है कि मास्टर ये लड़का हर जगह डाशू की तारीफें करता रहता है और हमेशा डिमोनिक कल्ट सेक्ट की बातें करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे सेक्ट की इमेज खराब होती है। और ऊपर से डिमोनिक कल्ट सेक्ट को भी ये बात पता चल गई है कि हम लोगों ने डाशू में एंटर होकर वहां पर हमला किया था और उसके बाद से हम लोग दोबारा लड़ने की कंडीशन में नहीं है और हो सकता है कि वो लोग इसी बात का फायदा उठाकर हम पर हमला करने की कोशिश करें। मगर मास्टर यान कांग कहता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग हमेशा से ऐसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं कि जिससे ये लोग यान कांग स्टेट को डरा सके। ये सारे के सारे लोग हमारी यान कांग किंगडम के दुश्मन हैं। सबसे बढ़कर वो लोग मेरे दुश्मन हैं। तुम देख लेना कि मैं इन लोगों का क्या हाल करता हूँ। एक मर्तबा मैं ठीक हो जाऊँ उसके बाद मैं इन लोगों के सेक्ट्स पर कब्जा कर लूंगा, क्योंकि ये सेक्ट्स हमेशा से आम लोगों के ऊपर बोझ बन जाते हैं और ये हमेशा से लोगों का खून चूसते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों को बर्बाद करने में भी इनका हाथ होता है। ये लोग उनके इम्परर्स को कंट्रोल करते हैं और न सिर्फ उन लोगों को कंट्रोल करते हैं, अगर कोई इम्परर उनकी बात नहीं मानता तो ये सेक्ट उसी दिन मरवा देते हैं और उसकी जगह नया इम्परर ले आते हैं। मगर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। हमारा यान कांग स्टेट अब बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। हमारे यान कांग स्टेट को भी बहुत सारे सेक्ट्स ने दबाने की कोशिश की है, मगर हम लोग अब उन सेक्ट्स को अपने अंडर में ला चुके हैं और अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि अब हम लोग सारे ही सेक्ट्स को अपने अंडर में लेकर आएंगे और सब लोगों को एक ही तरीके से मैनेज करेंगे ताकि आम लोगों की जिंदगी आसान हो सके। हमारे स्टेट से बढ़कर कोई भी सेक्ट नहीं होगा और हमारा स्टेट अब रिसर्च
रिसर्च करने को ज्यादा प्रमोट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा चेंजेस लाई जा सके और हम लोग उन सारी की सारी स्टेट्स को वापस से उनकी ओनरशिप वापस दिलवाएंगे ताकि उनके ऊपर किसी भी सेक्ट का कोई कंट्रोल ना रहे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी सेक्ट किसी कंट्री का खून चूसता रहे। अब मैं उन सब लोगों को बदलने वाला हूँ। अगर कोई सेक्ट मेरे रास्ते में आया तो उनके लिए बस मेरा एक ही पैगाम होगा कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सेक्ट मेरे रेवोल्यूशन को नहीं मानेगा वो खत्म हो जाएगा। मेरी जिंदगी का बस सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे लोगों की जिंदगी में एक नया रेवोल्यूशन लाना है। मगर ये सेक्ट्स हमेशा से रेवोल्यूशन के खिलाफ जाते हैं। ये लोग हमेशा से अपने सेक्ट को बिल्कुल वैसा ही रखते हैं जैसे कि ये हजारों साल पहले का था। इनमें कोई चेंजेस नहीं आती, ना ही ये लोग खुद आगे बढ़ते हैं, ना ही ये किसी कंट्री को आगे बढ़ने देते हैं। मुझे अब डिमोनिक सेक्ट्स को भी बदलना है, ना सिर्फ वो सेक्ट्स बल्कि बहुत सारे कोड्स को भी चेंज करना है। बहुत जल्द हम लोग अपने एक्शन को अमल में लाएंगे और बहुत जल्द हम अपना मकसद अचीव करेंगे, जिसके बाद सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर किसी को भी मेरे इस फैसले से इनकार है तो वो अभी के अभी बता दे, क्योंकि जो मेरे अगेंस्ट जाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। ये सुनते ही सारे ही लोग कहते हैं कि मास्टर आप सच में समझदार हैं और हम आपके साथ 100% एग्री करते हैं। सारे के सारे लोग मास्टर के आगे झुके हुए होते हैं, जिस पर मास्टर यान कांग हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जान गया था कि उसे गुस्से में देखकर ये सारे लोग डर गए हैं। मगर वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मेरा गुस्सा अब खत्म हो चुका है। मगर वहाँ पर अचानक से मास्टर ली नुवान को कीड़ा काट ही लेता है और वो कहता है कि मास्टर ये लड़का हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को धोखा देकर यहाँ पर पहुंचा है, इसीलिए इसे इस हरकत की सजा मिलनी चाहिए। पर इतने में वहाँ पर सेवेंथ प्रिंसेस बोल पड़ती है और वो कहती है कि फादर अगर इजाजत है तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। वो सब लोगों को बताती है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ये वही मिरेक्युलस डॉक्टर है जिसके बारे में बहुत ही चर्चे फैले हुए हैं। ये हर जगह फेमस हो चुका है। ये वही मिरेकल डॉक्टर है जिसने बहुत सारे लोगों की जानें बचाई है। तो मिरेकल डॉक्टर का नाम सुनकर वो किंग कहता है कि अच्छा तो ये है मिरेकल डॉक्टर, मैंने इसका नाम सुना था। सुनने में आया है कि ये लड़का बहुत ही महंगे से महंगे इलाज को बहुत ही कम कीमत में कर देता है और इसके पास हर तरह की बीमारी का इलाज है। ये लड़का काफी यंग है और काफी टैलेंटेड भी है। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा कि मुझे अपने यानकांग किंगडम के लिए चाहिए। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि इस लड़के के इस अच्छे काम की वजह से इसकी पनिशमेंट को माफ किया जा सकता है। तो फिर यानकांग कहता है कि पनिशमेंट, मैं तो सोच रहा हूँ कि इस लड़के को इतना अच्छे काम के लिए बड़ा सा इनाम दे दूं। वो वहाँ पे मौजूद सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि ये लड़का जिसका नाम किन मोशन है, मैं इसे आज से एक डिसाइपल एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये बात सुनकर सब लोगों की खटिया खड़ी हो जाती है। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि मास्टर उसे पर्सनली एक्सेप्ट करेंगे। जिसके बाद सेवेंथ प्रिंसेस मोशन को इशारा करती है तो वो किंग के आगे झुक जाता है और वहाँ पर किन फायो का छोटा भाई किन यू अचानक वो उन लोगों के सामने आकर गिरता है, जिसकी वजह से सारे ही सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं और सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर किन फायो को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन के नाम पर अब टिक मार्क लगा दिया जाता है। जिसके बाद मोशन कहता है कि अब तो मास्टर यानकांग ने खुद से ऑर्डर दे दिया है कि मैं अब इंपीरियल एकेडमी जा सकता हूँ, जिसका मतलब ये है कि अब ये सूट मास्टर लिंग युन भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मगर यहाँ पर सिवाय मेरे और सी युन शियांग के बाकी सारे के सारे डिसाइपल्स बड़ी बड़ी फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इंपीरियल कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ इंपीरियल फैमिलीज के ही लोग आते हैं, जिनके पास माल दौलत बहुत ज्यादा है, पावर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं, और इसके अलावा उनके पास मैजिक टूल्स की भी भरमार है। मगर उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो कि बहुत बड़े बड़े सेक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरे सामने अब बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी है। मुझे अगर इन हाई लेवल के प्रिंस को डिफीट करना है तो इसके लिए मुझे अब इस एकेडमी में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं इन लोगों के फैमिली बैरियर को तोड़ पाऊंगा। यहाँ पर एरोस्टेटिक सेक्ट ऐसा सेक्ट था जो कि पहले यानकांग किंगडम को कंट्रोल किया करता था, मगर अब क्योंकि वो सेक्ट भी यानकांग किंगडम के अंडर में आ गया है तो मुझे लगता है कि शायद ये सेक्ट अब यानकांग किंगडम को अंदर ही अंदर खाना शुरू करेगा। और ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यानकांग किंगडम में किसी तरह की कोई चेंजेस आए। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये लोग इस सिचुएशन को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मास्टर्स ने यहाँ पर इस एकेडमी में इंटर होने के लिए क्यों कहा है। इतने में उसे वहाँ पर वही युनशोंग भी दिखाई देता है और वो मोशन को बताता है कि आज से हम लोग यहाँ पर शी जीव में रहेंगे। मैंने सुना है कि लास्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेने में कामयाब हुए थे वो सारे के सारे यहीं पर ही रहते थे। मगर मोशन दिल ही दिल में कहता है कि वो लोग जो कि किसी इलाइट फैमिली से बिलोंग नहीं करते उन्हें तो यहाँ पे मार दिया जाता होगा। और इतने में उसे
वहां पर दिखाई देता है कि किसी लाइट फैमिली का कोई यंग मास्टर वहां पर अपने कुछ लोगों के साथ आ रहा है। वो आते ही कहता है कि वो बंदा जो कि लाइट फैमिली से बिलोंग नहीं करता वो इस लाइट डिसाइपल रेजिडेंस में कैसे रह सकता है, ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात है। ये कहकर वो लोग आगे चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि वो गरीब बंदा मोशन है। मगर मोशन के दिमाग में यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हाँ अब आएगा कुछ मजा। वो प्रिंस अचानक युनशोंग से कहता है कि मुझे बताना तो सही कि वो दो लोग जो कि इलाइट फैमिली से बिलोंग नहीं करते वो कहाँ पे हैं। ये बात सुनते ही वही युनशोंग कांपना शुरू कर देता है। मगर मोशन कहता है कि सीनियर ब्रदर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे है। ऐसे गरीब बंदे के साथ रहना तो सच में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। मेरे ख्याल से हमें उसे मार मार कर यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो उन लोगों को उस रेजिडेंस के अंदर ले जाता है और कहता है कि वो लड़का यहाँ पे अंदर रहता है, जाओ और जाकर उसकी जमकर धुलाई करो ताकि उसे भी तो पता चले कि गरीब और अमीर में कितना फर्क होता है। मगर वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे किलिंग अलाउड है क्या। ये सुनकर सब लोग एकदम चौंक से जाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर ऐसा नहीं करना, किलिंग अलाउड नहीं है। यहाँ के रूल्स बहुत ज्यादा सख्त हैं। अगर किसी ने किसी को मारा तो उसके बदले उस शख्स को भी मारा जाएगा, यानी सजाए मौत। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बस उसकी जमकर धुलाई करने जा रहे हैं। ये सुनते ही मोशन वो दरवाजा बंद करते हुए कहता है कि मेरे डाशू में इस तरह के रूल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनते ही वो लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और पीछे पलटकर कहते हैं कि क्या कहा तुमने, डाशू? तो इसका मतलब ये है कि वो डाशू से आए हुए लड़के तुम हो। तो मोशन उन लोगों की तरफ देखते हुए अपनी बॉडी से हल्का सा ऑरा रिलीज करता है, जिस पर वो सारे ही लोग डर जाते हैं और मोशन को इस तरह देख रहे होते हैं कि जैसे वो उन्हें कच्चा चबा जाएगा। और फिर मोशन कहता है कि हाँ मैं ही वो लड़का हूँ। ये सुनते ही वो वॉरियर जैसे उसे पंच मारता है तो मोशन उसका अटैक रोकते हुए उसके हाथ को ऐसे मरोड़ता है कि उसकी पूरी स्किन ही मुड़ जाती है और साथ में उसके कपड़े भी फट जाते हैं। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और बाहर खड़ा हुआ वो युनशोंग दरवाजे से झांक कर देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये इतनी चीखने चिल्लाने की आवाजें किसकी आ रही हैं। उसे पता भी नहीं था कि अंदर मोशन उन लोगों की जो भी पचाड़ धुलाई कर रहा है। उसे ठीक से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, मगर उसे पता था कि अंदर बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही है। वहां पर हमें मोशन की पावर रिलीज होते हुए नजर आ रही होती है। बंदा तो उस गेट को खोलकर भागने की कोशिश करता है, पर मोशन उसे अपने वाइटल की के जरिए पकड़कर अंदर खींच लेता है और फिर से मार कुटाई शुरू हो जाती है। इसके बाद युनशोंग हिम्मत करके दरवाजा खोलता है और कहता है कि ब्रदर बाहर आ जाओ, अंदर खतरा होगा। मगर वो देखता है कि वहां पे खतरे में तो वो बाकी लाइट वॉरियर्स थे। मोशन ने उनकी हड्डी पसली तोड़ कर रख दी होती है। वो उन सब लोगों के ऊपर बैठा हुआ आराम कर रहा होता है। मगर युनशोंग को पता था कि ये सारे लाइट फैमिली के सोल्जर्स हैं, तो ये लोग कभी भी उन लोगों से बदला ले सकते हैं। मगर मोशन वहां पर अपना एक ब्रश बाहर निकालता है और उसके साथ उस रेजिडेंस का नाम ही चेंज कर देता है। उस जगह का नाम टाइशुआन रेजिडेंस रख देता है। और यहाँ पर एलाइट वॉरियर में से एक यंग मास्टर कहता है कि सुनो मोशन, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। मगर मोशन उसका ही वो फैन उसके सिर पे मारते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम मुझे दिखे तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा जितना मैंने आज तुम्हें मारा है। मगर वही युनशोंग आते हुए कहता है कि ब्रदर माफ कर देना, मैं वही युनशोंग हूँ, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और यकीन जानो मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। वहाँ पे हमें ऐसी युनशोंग को भी दिखाया जाता है। वो कहती है कि जो दरख्त हवा के सामने बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, हवा उन्हें जमीन से ही उखाड़ फेंकती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेमोनिक कल्ट सेक्ट का मास्टर एक जगह मछली पकड़ रहा होता है और वहां पर मोशन भी आ पहुंचता है और कहता है कि ग्रैंड मास्टर तो फाइनली आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो मास्टर उससे कहता है कि तुम एक लंबा सफर तय करके यानकांग किंगडम में एंटर हुए हो, मुझे बताओ कि तुमने यानकांग किंगडम में क्या देखा है। तो मोशन कहता है कि मैंने कुछ दिनों से यानकांग किंगडम में सफर के दौरान प्रोस्पेरिटी देखी है, मैंने वहाँ के लोगों में बदलाव देखा है, सेक्ट अब बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। यहाँ तक कि मैंने पहली मर्तबा समंदर के रास्ते सफर करके एक नई तरह का रास्ता भी देखा है। मैंने देखा है कि यहाँ पर ऐसे फ्लाइंग व्हीकल्स हैं जो कि आसमान में उड़ सकते हैं। न सिर्फ वो आसमान में उड़ते हैं बल्कि पानी के अंदर भी चल सकते हैं और जमीन के ऊपर भी चलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वेदर को चेंज करने के लिए भी अलग अलग तरह का सिस्टम इन्वेंट किया गया है। ये सच में एक मिरेक्युलस क्रिएशन है। यांगलिंग कंट्री हमेशा से बाकी के लोगों को आसान जिंदगी देने के लिए ज्यादा से ज्यादा चेंजेस ला रहा है। उन लोगों ने पानी के ऊपर ही अपना शहर आबाद किया हुआ है। उसकी बातें सुनने के बाद मास्टर उससे कहता है कि तुम
एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि कोई भी सेक्ट किसी कंट्री के लिए दुश्मन नहीं होता। इस वक्त इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सेक्ट है तो वो यानकांग सेक्ट है, जो कि अपने अंडर में ही बहुत सारे सेक्ट्स को रूल कर रहा है और उनके अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी, अकेडमीज और बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स को रन कर रहा है। मगर लगता है कि शायद अब मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि यानकांग किंगडम खतरे में पड़ने वाला है, क्योंकि मास्टर यान फेंग डी वो इंजर्ड हो चुका है। मगर मोशन उसकी बात का यकीन नहीं करता और वो कहता है कि मैं जानता हूँ मास्टर यान कांगवो को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस जानबूझकर इंजर्ड होने का दिखावा कर रहे हैं ताकि वो अपने दुश्मनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। मगर मास्टर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सच में इंजर्ड है, मैंने खुद उसे देखा है। उसकी इंजरीज की वजह से अब उसका स्टेट खतरे में पड़ गया है। दुश्मन कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ एक गठजोड़ बढ़ाकर उस पर हमला कर सकते हैं। मगर मोशन फिर से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मास्टर यान कांग इंजर्ड हुए होते तो शायद उन पर बहुत पहले ही सेक्ट्स ने हमला कर दिया होता। मुझे लगता है कि शायद वो कोई बहुत बड़ी गेम प्लान कर रहे हैं। तो मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद इसके पीछे उनका कोई प्लान हो सकता है, मगर मुझे ये बात कंफर्म है कि उन पर कुछ मॉन्स्टर्स ने एक साथ मिलकर हमला किया था, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हुए हैं। तुम बताओ कि तुम मास्टर यान कांग के बारे में क्या कहते हो, तुम्हें वो कैसा लगा? तो फिर मोशन कहता है कि वो सभी लोगों में सबसे बेस्ट हीरो है, वो काफी ब्रॉड माइंडेड है, जैसे कोई रेयर टैलेंट हो। अगले सीन में हमें दोबारा से शान फेंग को दिखाया जाता है, जो कि एक मास्कमैन के साथ खड़ा हुआ होता है। वो मास्कमैन कहता है कि तुम चाहते हो कि हम लोग लैंड्स को इंपीरियल कोर्ट के साथ कट ऑफ कर दें। अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो फिर हम लोग यानकांग रूल्स की वायलेशन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे ऊपर आसानी से शक जाएगा और हम लोग अपने प्लान में नाकाम हो सकते हैं। तो फिर शान फेंग कहता है ठीक है, तो फिर बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? तो वो मास्कमैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि यानकांग वो सेक्ट्स को किस तरह ट्रीट करना चाहता है, वो किसी सूरत हमारे सेक्ट्स को बर्दाश्त नहीं करेगा, मगर हम भी किसी सूरत चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। इसीलिए हम लोगों को सारे ही सेक्ट्स को एक साथ मिलाना होगा, चाहे उसमें कोई एविल सेक्ट हो, बुद्धा सेक्ट हो या फिर कोई डिवाइन सेक्ट हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।